4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। कुछ ऐसे महान सूरवीर योद्धाओं की कहानी है हमारा इतिहास, जिन्होंने अपनी सभ्यता को संरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। उसी में एक थे पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौड़ा। उनका साम्राज्य वर्तमान समय में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी आधुनिक अजमेर में स्थित थी। आइए इस सीरीज में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सीरीज में काफी कुछ चीजें इंटरेस्टिंग जो कि मैं डिस्कस करने वाला है, आइए उससे रूबरू होते हैं। जय हिंद डियर कैडेट्स, योर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कलसी क्लासेस। दिस इज अभिषेक द्विवेदी, योर जीएस फैकल्टी। आपके सामने आज इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। क्लियर हो गई बातें? दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल अंपायर और डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, इट मींस पोस्ट मुगल अंपायर। देन आफ्टर वी हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट द मराठा अंपायर। ये टॉपिक्स होंगे हमारे पास। ये चैप्टर वाइज मॉडल प्रैक्टिस पेपर होगा थर्ड, और आप ये इंश्योर कर लें कि यहीं से आपको क्वेश्चन आगामी एग्जाम में मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, पेन पेपर लेकर के बैठिए और एक क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालिसिस करिए और देखिए कि क्यों सर ने इस क्वेश्चन को इसमें ऐड ऑन किया है। क्या ये क्वेश्चंस आने की संभावना है? हाँ बिल्कुल जी, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आगामी अपकमिंग एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। और तीसरे में हम लोग ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, पोस्ट मुगल पीरियड, डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, देन आफ्टर मराठा अंपायर। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जिन बच्चों का टॉपिक छूट गया हो, प्रीवियस दो नहीं देख पाए हैं, वो मेजर कलसी परिवार के द्वारा जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पे जाकर के देख सकते हैं। अब आपका टाइम बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं करूंगा और इसका सही यूटिलाइजेशन यही होगा कि अच्छे से क्वेश्चंस, नए प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराए जाए जो कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं है। ये खुद मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यूपीएससी के किसी न किसी ऑप्शंस में ये क्वेश्चन इस तरीके से रखे गए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इमेजेस आप देख पा रहे हो तो शायद आप डिसिफर कर पा रहे होंगे कि जो ये इमेज बनी है वो गॉडेस लक्ष्मी की बनी है। तो क्लियर हो गई बातें और क्वेश्चंस भी रिलेटेड इसी से है। Which among the following Muslim rulers had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, none of these। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इस तरीके से क्वेश्चन आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते ही हैं, ये इंश्योर कर लें अपने आप को आप। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो गॉडेस लक्ष्मी जो इमेज है गॉडेस लक्ष्मी का, लक्ष्मी जी की जो आकृति है वो किसके सिक्कों पे मिलती है बेटा? वो मिलती है मोहम्मद गौरी के कॉइन्स पे। किसके? मोहम्मद गौरी के। क्लियर हो गई बातें? अब आपको बता दूं, आप यहां पे एनिमेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते थे। डी वाला तो बिल्कुल क्रॉस कर सकते थे आप, और बी वाला बिल्कुल क्रॉस कर सकते थे। बचता था आपके पास ए एंड सी। अच्छा, जो ए है तो उसमें तो लक्ष्मी जी की आकृति को, इमेज को बनाया गया, इमेजेस को छापा गया, इम्प्रिंट किया गया कॉइन्स पे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस प्रकार के कोई कॉइन्स गॉडेस लक्ष्मी या किसी देवी देवता से जुड़े नहीं भी। हाँ, अकबर के समय में जरूर मिले। अकबर ने जो कॉइन्स चलवाए थे वो राम और सीता टाइप के चलवाए थे। किस टाइप के बेटा? राम और सीता टाइप के कॉइन्स चलवाए थे, सीता टाइप के। क्लियर हो गई बातें? अब अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं सिक्कों को कहा जाता था रामसीय कॉइन्स। क्लियर हो गई बातें बेटा? अकबर ने ज्योमेट्री शेप में अगर बात करी जाए तो इलाही कॉइन्स और जलाली कॉइन्स को भी जारी किया था। क्लियर हो गई बातें? शाहरुख, आपके यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हु इशूड द शाहरुख कॉइन्स? तो शाहरुख कॉइन्स को भारत में शुरुआत करने वाला, जारी करने वाला जो पहला शासक था वो था मुगल बादशाह बाबर। ठीक है, जो फाउंडर था मुगल वंश का भारत में अगर मैं बात करता हूं तो उसने शाहरुख नाम के कॉइन्स चलवाए थे। ये आया हुआ क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन तो वो आएगा नहीं। हाँ, अनादर किसी मेजर सुल्तान से या मुगल एम्परर से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया आपके लिए। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो मोहर नाम के सिक्के चलवाए गए थे मुगल टाइम पीरियड में वो काफी पॉपुलर रहे। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो आपके दादी के पास हो सकता है कि एक आध मोहर मिल जाए। क्लियर हो गई बातें? दूसरी चीज अब फर्दर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका था एलिमिनेशन। या तो ए होगा या तो सी होगा। ए होगा तो क्यों होगा, सी नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने राम सीता टाइप
अकबर के द्वारा जो सिक्के चलवाए गए थे वो लार्जेस्ट थे और गोल्ड कॉइन में लार्जेस्ट बड़े आकार के थे। उन सिक्कों का नाम था संसद कॉइन्स। क्लियर हो गई बातें? तो ये पहले क्वेश्चन का पूरा सार हो गया। किसी तरीके से भी क्वेश्चन को अगर किसी तरीके से बदलता है एग्जामिनर तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ले सकता है। अब आगे की मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। यह होती थी हॉर्स की ब्रांडिंग। अब मेरी बात को समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने घोड़ों को दागने की प्रक्रिया को अपनाया। भाई मिक्स ना हो घोड़े, शत्रु की सेना में अपने घोड़े कहीं मिक्स ना हो जाएं, उनकी एक अलग पहचान के लिए उसने क्या कर दिया, ब्रांडिंग कर दी घोड़ों की। क्लियर हो गई बातें? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं वो इसकी यूएसपी हुआ करती थी कि उसने क्या किया, पहली बार सैनिकों को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से वेतन देने की शुरुआत करी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गई बातें? अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने की अपने टाइम पीरियड में सैनिकों को हुलिया पद्धति, मतलब एक स्पेशल सैनिक का एक स्पेशल ऑर्डर में क्या होगा, सीक्वेंस होगा, उसको एक सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो ये सारी चीजों को लॉन्च करने वाला कौन था दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे भारत का सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेकंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। अब देखें क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। इसमें लिखा है मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही नहीं वाला नहीं आजकल आता है, इसमें एक में दे दिया है सही है। तो यानी कि 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। आपको जजमेंट करना है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अर्ज विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज, दीवान ए खास, दीवान ए बंदकान, दीवान ए रिसालत, ये सारी संस्थाएं आप अगर जिसमें ए लगा है तो आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का शासक था। और अगर मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत डायनेस्टीज की बात करता हूं, हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत, तो आपके पास आसान सी भाषा में बेटा एक ट्रिक है जिसको मैंने काफी टाइम्स में और कई बार आपको बताया है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर? टोटल 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। 1 बाय 1 करके देखते हैं। SKTSL, ये ट्रिक हुई आसान सी भाषा में। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, these are the dynasties. How many dynasties? 5. Clear to everyone? अगर इन 5 डायनेस्टीज की मैं बात करता हूं तो इनके फाउंडर की मैं बात करता हूं तो स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक डायनेस्टी का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद डायनेस्टी का खिज्र खां और लोधी डायनेस्टी का बहलोल लोधी। अगर ऊपर की 1 से 4 तक डायनेस्टी आप देखेंगे तो पूर्णतः तुर्क थे। लेकिन जो अफगान डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? लोधी डायनेस्टी। क्लियर हो गई बातें? अफगान डायनेस्टी, भारत में अफगान डायनेस्टी की नींव रखने वाला कौन था? बहलोल लोधी। क्लियर हो गई बातें? यानी कि QJG घर कब आओगे, ये इनके फाउंडर्स हो गए और आसान सी भाषा में आप याद कर सकते हैं। यानी कि स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता था व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तो ऑफिशियल लैंग्वेज ये जानते ही हो आप सारे तुर्किश थे, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन। क्लियर हो गई बातें? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ईयर की अगर मैं बात करूं तो किस डायनेस्टी ने रूल किया? तुगलक डायनेस्टी ने। कितने वर्षों तक रूल किया? 94 ईयर्स तक। क्लियर हो गई बातें? तो कुछ भी प्रश्न आए, कैसे भी आए, तुम्हें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पढ़ते रहना है और अभिषेक सर के साथ जीएस बढ़ते रहना है आगे, और बेटा यहीं से आपका कल्याण होगा। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट यानी दीवान ए अर्ज की स्थापना सर्वप्रथम स्लेव डायनेस्टी से गयासुद्दीन बलबन ने की थी और इसी ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। और इसी ने तुर्कान चालीसा जो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी उसको समाप्त किया था, जिसे चहलगान चालीसा भी कहा जाता था। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। बलबन ने इस सेना के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग की शुरुआत की ना, किसने स्टार्ट करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की ब्रांडिंग की शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा ने सेना में प्रवेश किया। अब तुगलक डायनेस्टी यार देख लो, तुगलक डायनेस्टी। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो देख लो। अगर तुगलक डायनेस्टी की मैं बात करता हूं तो तुगलक डायनेस्टी में 3 मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर आए या सुल्तान आए। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। देन आफ्टर MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ये दूसरा शासक हुआ, गयासुद्दीन के ही लड़के का नाम था। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो फिरोज शाह तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मैं बात करता हूं तो इसे पागल बादशाह, सनकी बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह कहा जाता, क्योंकि इसने बैक टू बैक जितने भी डिसीजंस लिए वो जनता के लिए कोई भी हितकर नहीं हुए। और इसी की मृत्यु के बाद जनता ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ऐसा स्टेटमेंट हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में 300 से अधिक शहरों की स्थापना करी और इसमें 5 प्रमुख शहरों को बसाया। जौनपुर इसी के द्वारा बसाया गया था और जौना खां की याद में। जौना खां कौन था? अगर बात करी जाए तो इसका चचेरा भाई था। एक्चुअल में जो फिरोज शाह तुगलक के फादर का नाम था रज्जब। रज्जब गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। क्लियर हो गई बातें बेटा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए। फिरोज शाह तुगलक की बात करता हूं तो इसी ने दीवाने बंदगान की स्थापना करी थी। दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान का मतलब दासों को कंट्रोल करने की एक व्यवस्था थी, संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। और सर्वाधिक अगर दासों की संख्या की मैं बात करता हूं तो 1,80,000 दासों की संख्या पहुंच गई थी। किसके टाइम पीरियड में बेटा? अगर बात करी जाए तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। क्लियर हो गई बातें? फिरोज शाह तुगलक ने ही 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त करके 4 नए कर लगाए थे, जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। क्लियर हो गई बातें? अब चलो, अब क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, आपको ही करना है, आपने ही क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यानी कि अगर हम देख पा रहे हैं तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा ने नाम प्रवेश किया, ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ, ना ही हमें पता चलता। फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया था जिसे कहा जाता था दीवान ए बंदगान। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गई बातें? चल मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे जवानों, मेरे सुरमाओ। चल, यहां पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ब्रोक द सेक्रेड इमेज ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल एट द नागरकोट एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉय? मतलब दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नगरकोट में ज्वालामुखी के पवित्र मंदिर की छवियों को तोड़ा और मथुरा के मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया? वन एंड ओनली पर्सन। अगर यहां पे मंदिर किनके टाइम में पीरियड में तोड़े गए, उनमें से अगर मैं बात करता हूं तो फिरोज शाह तुगलक अगर होता तो शायद ऑप्शंस होता, लेकिन ज्वाला देवी टेम्पल की बात कर रहा है तो ज्वाला देवी टेम्पल को इसने नष्ट नहीं करवाया था। तो एलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत व्हाट विल बी द राइट आंसर? सिकंदर लोदी होगा। सिकंदर लोदी। क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं बात करता हूं सिकंदर लोदी की तो इसी ने भूमि मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट की प्रक्रिया को अपनाया था दिल्ली में सर्वप्रथम, और इसने उस प्रक्रिया का नाम दिया था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। और आपको बता दें पर्शियन भाषा का यह बहुत बड़ा विद्वान था। इसके ही टाइम पीरियड में आयुर्वेद ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखा गया था उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, फहरंगे सिकंदरी उसका नाम रखा गया। क्लियर हो गई बातें? इसी ने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना करी थी। किसकी बेटा? आगरे शहर की स्थापना की थी। सिटी, आगरा सिटी जो देख रहे हैं, और इसे बाद में अपनी कैपिटल बना लिया था। तो दिल्ली सल्तनत में आगरे को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? सिकंदर लोदी। क्लियर हो गई बातें? दूसरी चीज, सिकंदर लोदी बेहतरीन छवि के लिए दाढ़ी नहीं रखता था और अपने राज्य में ऐसा आदेश भी करवा दिया था कि कोई व्यक्ति दाढ़ी नहीं रखेगा। क्लियर हो गई बातें? क्लीन शेव, सुंदर दिखे आदमी। इसने पहली बार मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंधित कर दिया। इसने पहली बार मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंधित कर दिया। क्लियर हो गई बातें? और महिलाओं को संतों की पीर या मजार पर जाने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। यह ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने खम्स का कोई भी भाग नहीं लिया, यानी कि जो लूट कर था उसका कोई भी भाग नहीं लिया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 3/4 भाग लिया जाता था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है ना? तो कौन सा शासक था? सिकंदर लोदी, जिसने खम्स का कोई भी भाग नहीं लिया। खम्स का मतलब क्या होता था? खम्स का मतलब होता था बेटा लूट में जो धन प्राप्त हुआ था उस पे जो कर लगता था। क्लियर हो गई बातें? अब सिकंदर लोदी की अगर और बात करी जाए तो सिकंदर लोदी के ही बचपन का नाम था निजाम खां। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। निजाम खां। क्लियर हो गई बातें? तो यहां से सारी चीजें हमको पता चल गई। तो राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। इफ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, here question number 4, the supreme ruler official of the land revenue in the sultanate period was known as चौधरी, रावत, पटवारी ना मलिक। पटवारी की वैकेंसी आती है ना तो आप लोग लेखपाल उसको कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें? अभी हम लोग कहते हैं। तो जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा बेटा? चौधरी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? चौधरी होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप देख पा रहे होंगे फवाजिल।
कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टदायी करों को समाप्त करके 4 नए टैक्सेस को इंपोज कर दिया, 4 न्यू टाइप ऑफ टैक्सेस को इंपोज कर दिया। अब देखिएगा आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो फवाजिल क्या था, ऑप्शंस देखिएगा। फवाजिल का मतलब होता था एक्सेस अमाउंट। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में इक्ता पद्धति की शुरुआत हुई। इक्ता पद्धति की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत में कौन है बेटा, इल्तुतमिश। इक्ता पद्धति की शुरुआत किसने करी, इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। इक्ता पद्धति, इक्ता जो पद्धति थी इसकी शुरुआत किसने करी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसने करी बेटा, इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश जिसने क्या करवाया था, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। क्लियर हो गई बातें। अब अगर मैं बात करता हूं तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत फादर ऑफ टोम्ब कहा जाता है, मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा कहां पे बना हुआ है, बदायूं में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के अंतर्गत इसका मकबरा बना हुआ है। क्लियर हो गई बातें। इक्ता पद्धति का मतलब, इक्ता का मतलब क्या होता था, इक्ता का मतलब बेसिक ये है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे पीपल्स हैं, उन्हीं में किसी को, कुछ लोगों को क्या करना, पैसे के बदले जो साम्राज्य की जमीन है, जो राज्य की जमीन है, उसको बांट देना। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मनी, कि भाई सबको तो राजा क्या करेगा, सैलरी बेस्ड रखेगा नहीं, सबको सैलरी तो देगा नहीं, मंथली फिक्स है, भैया दे दिया, जाइए आप इस क्षेत्र को ले लीजिए, यहां से जो रेवेन्यू आए आप उसका यूज करिए। तो जो रेवेन्यू उस क्षेत्र से प्राप्त होता था, जब वो एक्सेस अमाउंट में, सरप्लस अमाउंट में प्राप्त हो जाता था, तो वो किसी को दिया जाता था, वो दे दिया जाता था राजा को। तो यानी कि उसी को कहा जाता था फवाजे। क्या कहा जाता था, फवाजे। और इक्ता पद्धति के अंतर्गत जिसे जमीन प्राप्त होती थी उसे कहा जाता था इक्तेदार। क्या कहा जाता था बेटा, इक्तेदार, या उन्हीं को वली भी कहा जाता था। तो इक्ता पद्धति की जन्म देने वाला कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चालिसा की स्थापना करी थी। 40 नोबल तुर्क्स का एक समूह हुआ करता था। क्लियर हो गई बातें बेटा। चल आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा संपत्तिदारों के द्वारा राजकोष को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि। जो सरप्लस अमाउंट प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र विशेष से, वो राजा को देने की प्रक्रिया जो थी वो टैक्स के रूप में थी, तो उसे कह सकते हैं आप दैट्स वाज द फवाजिल। क्लियर हो गई बातें। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव अप करने से पहले आपको मेजर कल्सी लर्निंग ऐप के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये आपको ट्रस्टेबल और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ओवर द 14 ईयर्स, 14 वर्षों से आपके सीमा मेजर कल्सी परिवार जुड़ा हुआ है। तो बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा गाइड लेने के लिए और मेजर कल्सी हेल्थ परिवार से भी जुड़ने के लिए आप कहीं ना कहीं मेजर कल्सी के ऐप्स का यूज कर सकते हैं। और मेजर कल्सी लर्निंग ऐप जो आपको बेहतरीन कंटेंट देगा वो शायद अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको लगता है कि सर मैं डेमो लूंगा, तो आप फ्री डेमो ले लें, उसका कोई चार्ज नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं बेटा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है। देखिए अगर मैं बात करता हूं कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू की, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द इल्तुतमिश। क्लियर हो गई बातें। यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। क्या होगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू वर कंस्ट्रक्टेड। और इसी के सरकमफ्रेंस में क्या बनाई गई थी, कुतुब मीनार, जिसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। हौज खास इन दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं हौज खास इन दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो हौज खास इन दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन, हौज खास में जो लेक्स बनवाई गई वो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो हौज खास क्षेत्र में मोन्यूमेंट्स बनवाए गए वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो हौज खास की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा, आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। अब जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई, इल्तुतमिश के द्वारा। और ये जामा मस्जिद दिल्ली वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं बदायूं और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में बनवाई गई। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। यानी कि हम बात कह रहे हैं तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसका सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट। ए का 4 कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक, बी का 1 हौज खास इन दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, सी का 3 आदिलाबाद फोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक और डी का 2 यानी कि अगर मैं बात करूं तो जामा मस्जिद इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई। ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकॉज ऑफ इन द ईयर ऑफ 1229 1229 ईस्वी की अगर मैं बात करता हूं बगदाद के खलीफा की उपस्थिति में इसने क्या करी, अपनी सेरेमनी करवाई प्रॉपर, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में। तो इसलिए इसे रियल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है।
ये आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो इमेजेस बनी हैं वो आप देख पा रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, इसी के सरकमफ्रेंस में कुतुब मीनार को बनवाया गया। आदिलाबाद फोर्ट आप देख पा रहे हैं। ये जो जामा मस्जिद है वो नई दिल्ली वाली है। एक्चुअल में जो जामा मस्जिद वहां पे बनाई गई बदायूं में, वो थोड़ी इससे लुक में डिफरेंट है। क्लियर हो गई बातें? ये तो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है। यह है हौज खास इन दिल्ली। वर्तमान समय में अगर हौज खास आपको जाने का मौका मिले तो बहुत बेहतर प्लेस है घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, आप जरूर जाएं एक बार। Which among the following विजयनगर रूलर कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका? बहुत जबरदस्त अगर मैं बात करता हूं तो वो ऐसा पहला शासक था और था हरिहर द्वितीय। कौन था बेटा? हरिहर द्वितीय। अगर मैं बात करता हूं विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो इसकी स्थापना की गई थी 1336 में। कब की गई थी बेटा? 1336 में। और इसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के करी थी जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। इन्होंने, अगर मैं बात करता हूं तो संगम डायनेस्टी की स्थापना करी थी और इनके पिता का नाम था संगम। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाती है तो यहां से जो ट्रेवलर्स हैं उनसे क्वेश्चन आता है और कृष्णदेवराय से काफी विगत वर्षों में क्वेश्चंस आए हैं, तो हम एक बार फोकस जरूर कर लेंगे। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं इसकी राइवलरी होती थी बहमनी साम्राज्य थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हसन गंगू ने करी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के नाम से की गई थी। उन्होंने ही करी थी और अपने पिता के नाम पर उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। क्लियर हो गई बातें? आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो जो विजयनगर साम्राज्य है इस पे कुल कितने वंशों ने रूल किया? पहला वंश रूल करने वाला था संगम, दूसरा था सालू और तीसरा था तुलु, और तुलु वंश के सबसे प्रभावशाली जो राजा थे कृष्णदेवराय थे, और चौथा और अंतिम वंश था अरवीडू। कौन सा बेटा? अरवीडू। संगम, सालू, तुलु, अरवीडू। क्लियर हो गई बातें बेटा? तो ये चार वंशों ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य पे रूल किया। क्लियर हो गई बातें? इनकी राइवलरी चलती थी। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो गया किसका? अगर बात करी जाए तो विजयनगर साम्राज्य का। और ये जो क्षेत्र है मैं आप पढ़ रहा हूं, ये किसरा और तुंगभद्रा नदियों के ट्रिब्यूटरी क्षेत्र जो हुआ करता था उसे कहा जाता था रायचूर दोआब। और सबसे ज्यादा क्लैशेस जो हुई वो रायचूर दोआब को लेकर के हुई। यही इनके बीच मेन बोन ऑफ कंटेंशन था, लड़ाई का प्रमुख केंद्र बिंदु था। क्या? रायचूर दोआब, जिसको लेकर के विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य के राजा आपस में लड़ते थे। क्लियर हो गई बातें बेटा? तो श्रीलंका तक प्रभाव रखने वाला पहला, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें हरिहर द्वितीय था। अगर दूसरी बात की जाए तो काफी प्रभावी शासक थे और इन्होंने राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। किसकी बेटा? राज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। और इन्होंने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। किसकी? महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करी थी। क्लियर हो गई बातें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। इनके ही सेनापति का नाम था इरुगपा और इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था सायण, जो कि ऋग्वेद के टीकाकार थे। क्लियर हो गई बातें? तो किसी तरीके से कुछ भी आए, आग लगा दो यार क्वेश्चन में, एक तरीके से उसके क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दो एकदम। अगला प्रश्न जो है 8वां, हु अमंग द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर आफ्टर द सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द बहपनी किंगडम अडॉप्टेड द टाइटल एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम? तो कृष्णदेवराय राइट ऑप्शन यहां पे जो होगा वो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय सबसे प्रभावी शासक हुआ करते थे किसके अंतर्गत? तुलु वंश के अंतर्गत। अगर पूरे विजयनगर साम्राज्य की मैं बात करता हूं तो उसमें सबसे प्रभावी शासकों में कृष्णदेवराय नाम का सर्वोपरि आता है। और ये तेलुगु कन्नड़ भाषा के विद्वान थे और इनके टाइम पीरियड को क्लासिकल एज कहा जाता है। तेलुगु लिटरेचर का इनके टाइम पीरियड को क्लासिकल एज कहा जाता है, तेलुगु। और दूसरी चीज, इन्होंने अष्ट दिग्गज 8 कवियों को संरक्षण दिया था। अल्लासानी पेडन्ना, जिनको तेलुगु कविताओं का पितामह कहा जाता था, इनके दरबारी हुआ करते थे। किसके? कृष्णदेवराय के। और अगर कृष्णदेवराय के बारे में बात करी जाए तो कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ लिखा, जामवंती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा, यानी कि ही वॉज अ ग्रेट नोबल स्कॉलर। क्लियर हो गई बातें? किस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा गया, हु रोट द अमुक्तमाल्यद? कृष्णदेवराय। अब बात करता हूं मैजिकल सी पब्लिकेशंस की, तो बुक बेहतर है, कंटेंट है। इस पूरे पैंडेमिक की मैं बात करता हूं तो इसमें जबरदस्त कंटेंट को तैयार किया गया है और इन बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट किया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया। तो बेहतर है कि आप इन बुक्स को परचेज करें और अपने भविष्य की अग्रिम सीढ़ियों को तय करें। अब बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या होता था
तीन प्रकार के टेम्पल कंस्ट्रक्शन की स्टाइल आप जानते होंगे। नॉर्दर्न इंडिया में जो चलती थी, अगर उसकी बात करी जाए तो नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल, नागर स्टाइल ऑफ द टेम्पल जो है नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर थी। साउदर्न इंडिया में द्रविड़ स्टाइल में मंदिरों को बनाया जाता था। जो मध्य भारत हुआ करता था उसमें बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मंदिरों का प्रॉपर निर्माण और उसके एविडेंसेस जो हमें प्राप्त होते हैं गुप्ता डायनेस्टी में प्राप्त होते हैं, और यहीं से परिकल्पना की जाती थी कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे पहले हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गई बातें? यानी कि अगर बात करा जाए तो ओवरऑल पूरे इतिहास में स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है तो गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है। लेकिन मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में कल्याण मंडपम एक प्रक्रिया है, उस मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक बेस है कह सकते हैं आप। तो कल्याण मंडपम जो स्टाइल स्टार्ट की गई थी वो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें बेटा? चल आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो ये खजुराहो का टेम्पल आप देख पा रहे हैं। अगर इसी मंदिर की मैं बात करता हूं, खजुराहो टेम्पल के अलावा अगर मैं बात करता हूं साउदर्न इंडिया में जाएंगे तो जो ऊपर का आपको शिखर दिख रहा है ना बेटा, वो शिखर इस तरीके में कुछ आपको दिखेगा, इस तरीके का बेस आपको दिखेगा। और नीचे आएंगे तो ये बेस बढ़ता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, ये आकार आपको मिलेगा साउदर्न इंडिया में। लेकिन जो शिखर, ये प्रॉपर वाला जो शिखर के ऊपर कलश वाला स्टाइल है, ये आपको नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स में खासकर देखने को मिलेगा। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रख दिया। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द्वार समुद्र वर्तमान समय में कर्नाटका की मैं बात कर रहा हूं, वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी पावर। अगर बात करी जाए तो होयसला डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूं, और यह प्रोमिनेंट क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था। क्लियर हो गई बातें? द्वार समुद्र किसकी राजधानी हुआ करती थी? होयसला की हो। क्लियर हो गई बातें? अब आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, गंग काकिते, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है ही है होयसला की जो। और अगर मैं बात करता हूं तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका काफी प्रभाव हुआ करता था कर्नाटका के जोन में। अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपका करता हूं, तो हु अमंग द फॉलोइंग गिफ्टेड द बादशाह नामा टू द किंग जॉर्ज इन 1799। मतलब एक गिफ्ट के तौर पे दी गई थी, किसको दी? किंग जॉर्ज को। और किसने दिया था? नवाब ऑफ अवध ने। विलियम जोन्स जो ऑप्शन यहां पे दिया गया है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ऑप्शन में विलियम जोन्स ने ही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करी जाए तो प्रमुख वास्तुकार हुआ करते थे ताजमहल के, ठीक है। और उस्ताद ईसा खान ने अपने हाथों से ताजमहल को बनाया था। उस जमाने में ताजमहल को बनाने में लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, क्लियर? तो अवध के नवाब ने गिफ्ट करी थी। क्लियर हो गई बातें बेटा? अब आगे मैं फर्दर मूव ऑन करता हूं। तो यहां पे देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में आप जानते हो, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पीकेसीजी, पी फॉर पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ 1527 में, जिसमें कि बाबर फिर से जीत गया। चंदेरी का युद्ध अफगानों की जो आर्मी को लीड कर रहे थे मेदिनी राय और उनके बीच में हुआ 1528 में हुआ, बाबर के बीच में मेदिनी राय, और इस युद्ध में भी बाबर जीत गया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, पीकेसीजी यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, और इसमें अलायंस फोर्सेस ऑफ अफगान के अगेंस्ट में जो सेना थी वो थी बाबर की, और बाबर ने अगेन इस युद्ध को जीत लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है, तो बाबर, बैटल ऑफ खानवा बिल्कुल सही है। हुमायूं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध, इसने युद्ध लड़े। तो यानी कि अगर बैटल ऑफ चौसा तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। अकबर बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हुआ। जहांगीर ने कोई बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा। बल्ख अभियान अफगानिस्तान के क्षेत्र में वर्तमान समय में पड़ता है, और बल्ख अभियान चलाया गया था शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के द्वारा। तो यानी कि यहां पे ये ऑप्शन गलत है, तो डी बिल्कुल गलत है। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। उससे पहले अगर मैं बात करता हूं एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप की, तो बाय नाउ एंड 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रूप में मिलेंगे। 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको मिलेगा मात्र 199। आगे की बात करता हूं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा यहां पर बेटा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ना है तो मेजर कलसिक के साथ रहना है, और जीएस सीखना है तो अभिषेक सर के साथ रहना, ये गांठ बांध लो बेटा। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करता हूं तो 1556, 1600, 1680, 1739। आप जानते हो कि आंख मूंद लो आप तो भी आपको पता चलेगा कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई, और उसके अगर मैं बात करता हूं तो उसके बाद जो कोरोनेशन हुआ वो किसका हुआ? 1556 में किसका हुआ था? अकबर का, हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो बिल्कुल 1556 में के बाद जो मैच होगा वो अकबर का परिग्रहण होगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्टर दिया गया भारत जैसे पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। 1680 में किसकी? शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, ये आप सबको पता है।
क्लियर हो गई बातें। 1739 में अगर मैं बात करता हूं तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा ना, यहां तक क्लियर हो गई बातें। तो अब ऑप्शंस आप देख लें, ए का 5 और बी का 4, ए का 5 बी का 4 आप देख लें बेटा। तो बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट, ए का 5 बी का 4 और सी का 3 शिवाजी की मृत्यु और डी का 2, डी की बात करी जाए तो डी का जो है 2 बिल्कुल सही। 1700 नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन किया जाता है, नेपोलियन कहा जाता है किसे? नादिर शाह को। क्लियर हो गई बातें। और छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब को नाकोचने चबवा दिए थे। ठीक है, आगे बात करता हूं। फर्दर अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इन द 1663 हु वाज डिप्यूटेड बाय द औरंगजेब पुट डाउन द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी? तो शाइस्ता खां की मैं बात करता हूं। शाइस्ता खां। अफजल की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। शाइस्ता खां की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी 3 उंगलियां भी काट दी गई थी शिवाजी के द्वारा, लेकिन इसने जान बचा ली थी अपनी और जान बचा करके भाग गया गया था। और इसकी पत्नियों को भी कैप्चर कर लिया गया था शिवाजी के द्वारा और इसकी काफी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था शिवाजी की सेना के सामने। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत जबरदस्त था, बेहतरीन थी। शिवाजी की जो नेवी थी वो बहुत जबरदस्त थी। अगर मैं कहूं तो चोल डायनेस्टी और शिवाजी की नेवी की कोई तुलना नहीं की जा सकती और आधुनिक भारत की नेवी की तुलना कहीं ना कहीं इन दोनों नेवियों से की जा सकती है। जो चोल नेवी थी वो अपने आप में उस जमाने में बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी और इंडियन ओशंस के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, फिलीपींस, इन क्षेत्रों में अधिकार हुआ करता था चोल डायनेस्टी में। और शिवाजी की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट हुआ करता था एरिया वो महाराष्ट्र क्षेत्र हुआ करता था, खासकर पुणे। महाराष्ट्र में इन्होंने कोलाबा के क्षेत्र में अपने नेवी का हेडक्वार्टर स्टेब्लिश किया था। किसका? नेवी का हेडक्वार्टर। कहां? कोलाबा, महाराष्ट्र में। और 2 नेवी एडमिरल को अपॉइंटमेंट किया था, मैनायक भंडारी और दरिया सारंग को। किसको बेटा? मैनायक भंडारी और दरिया सारंग को। किसको? दरिया सारंग को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अष्टप्रधान के फाउंडर हुआ करते थे शिवाजी और अष्टप्रधान यानी कि 8 दिग्गज मंत्रियों को इसमें रखा जाता था और इसका जो प्रमुख होता था 8 मंत्रियों का उसे कहा जाता था पेशवा। क्लियर हो गई बातें बेटा? आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं द ब्रिटिश प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जॉर्ज ऑक्सडे ये जो रिप्रेजेंट थे शिवाजी के कोरोनेशन के दौरान। क्लियर हो गई बातें? तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन को यहां पे जॉब चारनाक भी ऑप्शन में है। जॉब चारनाक कलकत्ता के फाउंडर थे, यानी कि कलकत्ता जो बना वो 3 गांव को मिलाकर के बना, गोविंदपुरी, कालीकाटी और सुतानाटी। और इसके जो जमींदार थे वो इब्राहिम खां थे। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता था कि मुंबई की स्थापना किसने करी? गेराल्ड ओंगियार ने। और मद्रास की स्थापना किसने करी? फ्रांसिस डे। तो इसी तरीके से मेजर कल्सी परिवार के साथ आप जुड़े रहें। आपको सीरीज कैसी लगी? अगली बार क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या और मैं बढ़ा दूंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे, पहले मैं 10 क्वेश्चन लाता था, आज 15, 25 से 30 क्वेश्चन तक लाने का अगली सीरीज में ये वादा है आपसे। और इसी तरीके से मेजर कल्सी परिवार के साथ जुड़े रहें। बेहतरीन कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन, इसको नोट करते जाइए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही ये क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त हैं। आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी? वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।